अब हम चल कुंडली धारामापी में से निलंबित कुंडली धारामापी को देखते हैं। चल कुंडली धारामापी क्या है ये हम अभी देख चुके हैं कि वह ऐसी धारामापी जिसमें चल कुंडली यानी कुंडली विक्षेपित होती है और चुंबक स्थिर रहता है। क्लियर। अब जब हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको यह परिभाषा बतानी पड़ेगी। और धारामापी क्या है यह तो हम जानते ही हैं कि वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है। ठीक है। और अगर आपको चल कुंडली धारामापी की डेफिनेशन आती है तो आप ये कहेंगे कि वह धारामापी जिसमें कुंडली विक्षेपित होती है और चुंबक स्थिर रहता है और जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये हो गया चल कुंडली धारामापी। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में। ओके। धारामापी गैल्वेनोमीटर एक ही वर्ड है। वह धारामापी जिसमें कुंडली एक चुंबक के ध्रुवों के बीच निलंबन तार की सहायता से लटका होता है और कुंडली के विक्षेप को लैंप व पैमाने व्यवस्था द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ऐसी धारामापी चल कुंडली तो रहती ही है, निलंबित कुंडली धारामापी कहलाती है। ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। तो यह चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपको अगर लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आप इस तरह से आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके। चलिए अब हम इसके संरचना यानी कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। यहाँ पर ये जो है आपको यहाँ दिया जो डायग्राम है वह निलंबित कुंडली धारामापी का डायग्राम है। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच ये जो आपको दिख रहे हैं NS यह नाल चुंबक होता है। क्लियर। स्थायी नाल चुंबक है जो इस प्रकार से इस तरह से रहते हैं ताकि नाल चुंबक मतलब आप समझ सकते हो उसकी आकृति क्या है, यू शेप की रहती है। और यहाँ इनके यह N ध्रुव और यह S ध्रुव है। ओके। तो ये हम चुंबक के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और यह चुंबक जो है वह शक्तिशाली चुंबक होता है। और इस धारामापी में पहले बात आती, ये तो चुंबक हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया इसकी कुंडली। तो कुंडली यहाँ पर आयताकार कुंडली या फिर वृत्ताकार कुंडली होती है जिसको A से दर्शाया गया है। ये आयताकार कुंडली है। क्लियर। यह आयताकार कुंडली या वृत्ताकार कुंडली यह तांबे का पतला तार होता है और पृथक्कृत मतलब ये दोनों एक दूसरे आइसोलेटेड मतलब पृथक्कृत को आइसोलेटेड कहा जाता है। यह अलग होता है, एक दूसरे से टच नहीं होते हैं जब फेरे बनाते हैं। तो तांबे के पतले और पृथक्कृत तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पर बहुत सारे फेरे लगाकर यानी अनेक चक्करों में लपेटकर बनाई जाती है। तो इस प्रकार से यह कुंडली जो है वह बनती है। ठीक है। लेकिन वास्तव में यह कुंडली जो है इस प्रकार से रहती है इस बेलनाकार फॉर्म में। और यहाँ पर इस तरह से तांबे की तार को इस प्रकार से लपेटा जाता है, यहाँ से लेकर इस तरह से, फिर इस प्रकार से जो तांबे की तार रहती है उसको। लेकिन ऐसा जब देखा जाता है तो ये वाला पोर्शन कैसा दिखेगा, आयताकार फॉर्म में दिखता है, ये इतना पोर्शन। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर आपको शो है आयताकार फॉर्म में। और इस प्रकार से यहाँ पर तांबे के पतले तार, पतले वो पृथक्कृत है ना, को एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाया जाता है। लेकिन वास्तव में यह इस प्रकार से बेलनाकार दिखती है और यह इस प्रकार ऐसे रोटेट होती है। तो हमको ये वाला जो पोर्शन है वो दिखता है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो यह जो है हमको कैसे दिखती है, फिर इस तरह से दिखती है, इस प्रकार से। ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये सामने का फ्रंट हिस्सा इस तरह से हमको दिखता है। ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पर यह आयताकार कुंडली के फॉर्म में दिखती है हमको।
ओके, लेकिन वास्तव में इंटरनली देखा जाए तो ऐसा रहता है। क्लियर? तो अभी हम लोग इस कुंडली के बारे में देखें। ओके, और इस कुंडली का जो संबंध है वह फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती से रहता है। ये जो दिख रहा है वो फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती है, और यह पतली पतली द्वारा यहाँ पर मरोड़ टोपी लगी हुई है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यह मरोड़ टोपी है। ओके, कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा एक मरोड़ टोपी से लटकी रहती है। ओके, यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं इस मरोड़ टोपी का संबंध T1 से है। क्लियर? यह T1 क्या है? यह एक संयोजक पेच है। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब ये मरोड़ टोपी क्या काम करता है? इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की इस पत्ती के द्वारा, इस तार के द्वारा, इसी को निलंबन तार भी कहा जा सकता है, इसके द्वारा यहाँ पर इससे यह मरोड़ टोपी के जरिए से वह लटक सकती है, कहना चाहिए लटकी हुई रहती है। ओके, यह जो है इसको मदद करता है इस तरह से लटकाने में और घुमाने में। अब यहाँ पर इस पत्ती के साथ में आप देख रहे हैं ये वाला फॉर्म, यह जो है एक दर्पण होता है और एक वृत्तीय समतल दर्पण होता है। यह छोटा सा वृत्तीय समतल दर्पण है, इसी के साथ बीच में लगा हुआ है। जो पत्ती जब घूमती है, मतलब ये वाली जो फास्फर ब्रांच की पत्ती यानी निलंबन तार जब रोटेट होती है तो वह उस दर्पण भी उसके साथ घूमती है। ओके, तो इस प्रकार से हम ये यहाँ तक यह चीज़ देख लिए। और यहाँ आप ये जो यहाँ पर ये समतल दर्पण क्यों होता है? समतल दर्पण पर लैंप पैमाना व्यवस्था होता है, जहाँ प्रकाश किरण डालकर कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? इसलिए यह दर्पण यहाँ पर लगा हुआ रहता है कि प्रकाश किरण यहाँ से डाला जा रहा है तो यहाँ पर जो कुंडली विक्षेपित हो रही है उस चीज़ को हम इस समतल दर्पण की सहायता से हम वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इस और आप ये भी देख रहे होंगे इसका निचले सिरे को। यहाँ पर इसका यह जो निचला सिरा है, संयोजक पेच देखिए आप, दूसरे संयोजक पेच इस T2 से यह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा स्प्रिंग है। स्प्रिंग एस की सहायता से यह कुंडली संयोजक पेच T2 से जुड़ा हुआ रहता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो T1 और T2 है, यहाँ पर जब हमको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हम इन T1 और T2 का संबंध जो है परिपथ से करते हैं। यहाँ से फिर यहाँ धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? अब आगे हम इस कुंडली के अंदर की बात देखते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुंडली के अंदर में क्या है वो सारी चीज़ों को देखते हैं। चूँकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था यहाँ NS एक दंड चुंबक है। ठीक, यह कुंडली एक शक्तिशाली और स्थायी नाल चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच, इन दोनों के ध्रुवखंडों के बीच खाली स्थान पर यह लटकी हुई है। खाली जगह दिख रहा है, वहाँ पर लटकी हुई है। यह स्थायी चुंबक में ध्रुवखंड N और S मुलायम लोहे के बने हुए रहते हैं और यह अवतल बेलनाकार आकृति में कटे हुए होते हैं। यह क्यों कटे हुए रहते हैं ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये अवतल बेलनाकार आकृति में कटे हुए रहते हैं, आपको दिख रहे हैं ये वाला पोर्शन। और इन ध्रुवखंडों के बीच में कुंडली के अंदर, मैंने कहा ना अभी मैं कुंडली के अंदर की बात बताती हूँ, तो कुंडली के अंदर में यहाँ पर आप ये जो सी देख रहे हैं यह मुलायम लोहे का एक बेलन के फॉर्म में, बेलनाकार फॉर्म में यहाँ पर लगा हुआ है और एक पेच के द्वारा यह धारामापी से कनेक्टेड रहता है पीछे के साइड से, और इसी को कहा जाता है क्रोड। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निलंबन तार फास्फर ब्रांच की पत्ती से बना हुआ रहता है। यह चुंबक नाल चुंबक होता है और स्थायी नाल चुंबक रहता है, और यह भी मुलायम लोहे का बना हुआ रहता है और अवतल बेलनाकार आकृति में कटा हुआ रहता है। और इन चुंबक के ध्रुव खंडों के अंदर बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर क्रोड होता है, और यह भी नर्म मुलायम लोहे का होता है, और यह किसी पेच की सहायता से इंटरनली पीछे साइड से
इसमें धारामापी से कनेक्टेड रहती है यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्रोड कहा जाता है। और यह क्रोड घूमता नहीं है, यह स्थिर रहता है, केवल कुंडली घूमती है और यह क्रोड स्थिर होता है। और कुंडली इस क्रोड को कहीं पर भी आप देख रहे हैं स्पर्श नहीं कर रही, कहीं पर भी यह टच नहीं कर रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके अंदर की बात को कहें। अब ये जो सारा ये सेटअप तैयार होता है, इस सेटअप को धूल, वायु के कण, इन सब से बचाने के लिए सारे चीज़ को एक अचुंबकीय पदार्थ के बने बॉक्स के में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वह ये सारे टूल्स जो हैं वो ख़राब ना हो सके। तो बॉक्स के सामने का जो दीवार होता है वह कांच की बनी हुई होती है और इसके आधार में समतलकारी पेच भी लगे रहते हैं। ओके, और प्रयोग करने से पहले इन पेच को हम क्या करते हैं, उसको क्षैतिज के समतल लेकर आते, जैसा कि हर प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें किया जाता है। तो जिससे कुंडली क्रोड को स्पर्श किए बिना, ठीक है, वो पेच को सेट करने का मतलब होता है समतल में, क्षैतिज के समतल लाने का मतलब ये है कि कुंडली जब घूम रही है तो वह क्रोड को टच किए बिना ही वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। क्लियर? अभी हम एक धारामापी देखते हैं और उसके बाद बताती हूँ मैं। देखिए, कुछ इस तरह से दिखता है धारामापी। ये सामने का पोर्शन और इधर अंदर वाले पोर्शन में पूरा सारा जो ये आपको सेटअप दिख रहा है वो सारी चीज़ें इस अंदर वाले पोर्शन में रहती है, इस प्रकार से। क्लियर? अब आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चल कुंडी धारामापी की संरचना के बारे में बताइए, तो आप यह डायग्राम बनाएंगे, डेफिनेशन देंगे, उसके बाद फिर आप इनके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वह इस तरह से आप बताएंगे। इस धारामापी में एक आयताकार या वृत्ताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले व पृथक्कृत तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पर अनेक चक्करों में लपेटकर बनाई जाती है। ओके, यह कुंडली फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती द्वारा एक मरोड़ टोपी से लटकी हुई रहती है, जिसका संबंध पेच T1 से होता है और पत्ती पर एक वृत्तीय समतल दर्पण लगा रहता है। यह पत्ती के साथ साथ घूमता है और इसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की व्यवस्था से ज्ञात की जा सकती है। और कुंडली का निचला वाला सिरा एक बारीक स्प्रिंग से जुड़ा रहता है और इस स्प्रिंग का संबंध एक दूसरे संयोजक पेच T2 से होता है। क्लियर? और ये T1 और T2 का ही संबंध बाहरी विद्युत परिपथ से किया जाता है। और कुंडली एक शक्तिशाली तथा स्थायी नाल चुंबक NS के ध्रुवखंडों के बीच खाली स्थान में लटकी हुई रहती है। स्थायी चुंबक में ध्रुवखंड N व S मुलायम लोहे के बने होते हैं। क्लियर? और अवतल बेलनाकार आकृति में लटके हुए रहते हैं, कटे हुए होते हैं। इन चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच वाला जो खाली जगह रहता है कुंडली के अंदर, जो कुंडली बीच में रहती है, उनके अंदर क्रोड होता है, वह नरम मुलायम लोहे का बना हुआ रहता है। और चूँकि क्रोड स्थिर होती है और वह जब कुंडली घूमती है तो क्रोड से स्पर्श नहीं करती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यह सारा पूरा जो सेटअप है, प्रबंध, वह अचुंबकीय पदार्थ के बने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर वायु, धूल, इन सारे कण जो हैं वहाँ पर न जा सके और प्रभावित न कर सके अंदर के पोर्शन को। और बॉक्स का सामने का दीवार कांच की बनी होती है और इसके आधार पर पेच लगे हुए रहते हैं, उनको सेट कर लिया जाता है। और इस तरह से हम इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी संरचना के बारे में या रचना के बारे में डायग्राम सहित बताएंगे। क्लियर? अब हम चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत को देखते हैं। क्लियर? इसमें आपको क्वेश्चन जो है, अगर चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत के रूप में आता है, दोनों प्रकार के धारामापी के लिए एक ही सिद्धांत होता है। क्लियर?
अगर स्पेशली चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो दोनों में से किसी एक का सिद्धांत आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नाम से आता है कि निलंबित कुंडली धारामापी, तब भी आप उसमें यही सिद्धांत को बता सकते हैं। और चूंकि हम इसके लिए इस कुंडली को इस चल कुंडली धारामापी में को बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, यह सारा चीज़ हम इसके कॉन्सेप्ट को, इसके सिद्धांत को हम पिछले आर्टिकल में, पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके, पिछले क्लासेस में, क्लियर। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पर जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका तल चुंबक के समांतर हो, तो उस पर कार्य करने वाले विक्षेपक बल आघूर्णों का मान अधिकतम होता है, क्लियर। और यह जो बल आघूर्ण होता है वह कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर से थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इस प्रकार से देखा था, वहाँ पर इस प्रकार से यह आयताकार कुंडली दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में इस तरह से लटकाया जाता है कि यहाँ पर यह जो है टर्न करती है, ये तो घूमती है। इस प्रकार से यह आयताकार कुंडली इस अभी की इस कंडीशन में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह जो है इसका तल यहाँ पर, कुंडली का तल यहाँ पर किस कंडीशन में है, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, क्लियर। ऐसा रखा है, मतलब ये वाला पोर्शन तल दिख रहा है, ठीक है। जब हम इस कुंडली को देखते हैं, है ना, ऊपर से जब देखते हैं तो हमको लगभग ऐसे दिखती है, ठीक है। लेकिन वो सारा चीज़ अभी हम क्लियर करेंगे। तो ये इस प्रकार से ये हमको ऐसा दिख रही है। अब माने समानांतर है ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यह जो है इस तल की दिशा को नहीं बताता है। इसके लिए हम यहाँ पर इसके बीच में सदिश क्षेत्रफल रख लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में ये कुंडली है, इसके बीच में सदिश क्षेत्रफल लेते हैं। अगर आपको ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसके फॉर्म से ही बता सकती हूँ। ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये मैं हटा देती हूँ। इसको एक कुंडली के फॉर्म में ले लिया मैंने, ये आयताकार कुंडली। तो यहाँ पर ये जो लाइन, हम यहाँ पर ये जो लाइन लंबवत रहती है, वही इसका सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। पिछले इसमें हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो वह इस प्रकार से है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से है। तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम कुंडली का तल कहेंगे कि नहीं, ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपने देखा ना, यहाँ पर ये कुंडली का तल है, ये वो इसी दिशा में इसी तरह से बढ़ रही है ये। तो इस प्रकार से यह जो है इसका सदिश क्षेत्रफल हुआ, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा के रूप में है। तो देखिए दोनों के बीच में जो कोण है वह कितना आ रहा है, थीटा के रूप में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा है और यह थीटा किस फॉर्म में है, यहाँ पर आप देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। तो 90 डिग्री आ रही है, यानी हम वहाँ पर निकाले थे कि जब कोई आयताकार कुंडली किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ रहता है, यानी तब उस कंडीशन में वहाँ पर जो बल आघूर्ण का मान होता है, बल लगता है वहाँ पर, तो उस बल आघूर्ण का मान टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा के रूप में निकाले हैं हम लोग। और यह कुंडली जो है इस पोजीशन में है और उसके बाद घूमती है, ये सब किस वजह से होता है, इस थीटा की वजह से होता है, इस साइन थीटा के कारण ही होता है। और यही थीटा हम यहाँ से, यानी इस तल की दिशा को हम इस एरिया वेक्टर के जरिए से, सदिश क्षेत्रफल के जरिए से बता सकते हैं। तो ये कुंडली का तल यह इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के रेखा के समानांतर है, लेकिन इसकी जो दिशा है वह इस सदिश क्षेत्रफल से दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू जो है वह 90 डिग्री आएगी। जब इस वाले फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 इक्वल्स टू 1,
तो टाउ इक्वल्स टू NIAB यह हमको मिलेगा, यानी यह अधिकतम मान होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम पढ़े हैं और यही चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत है। अब उसके बाद अभी तो ये पोजीशन में है, लेकिन जब यह कुंडली घूमेगी तो ये अगली पोजीशन में वह ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इस पोजीशन में जब आती है तो आप देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये N से S की ओर, तो इसका एरिया वेक्टर जो है, इसका सदिश क्षेत्रफल वह भी जो है ऐसा आ जाएगा, इस तल के लंबवत आ जाएगा। ठीक है, तल के लंबवत, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समानांतर। अभी कैसा है इसका तल? इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के, यह है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत है। ओके, यानी चुंबक के लंबवत है ये तल जो है। अब यहाँ पर इसकी जो क्षेत्र रेखा है, इसकी जो एरिया वेक्टर है इस तल की, उसको हम इस तरह से इस पोजीशन में बता रहे, ऐसा हो जाएगा वो घूमकर। पहले ऊपर की तरफ था जब यह तल के समांतर था ये वाला, अभी तो यह तल जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लंबवत है। तो उस कंडीशन में यह सदिश रेखा, सदिश वेक्टर जो है वो इस प्रकार से है, इस लाइन के फॉर्म में। तो आप देखिए दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। तो कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो वह जो है यहाँ पर इस पोजीशन में तो यह कुंडली घूमने की कंडीशन में रहती है, क्योंकि इस पर बल आघूर्ण लगता है। लेकिन यह जब ऐसे आ जाती है घूमते घूमते, तो यह जो है यह घूम नहीं पाती है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टाउ की वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि इस पोजीशन में है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू इस प्रकार से आ रही है। तो यहाँ पर इस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है वह 0 हो जाएगा, तो यह घूमने की कंडीशन में नहीं रहेगी। लेकिन हमको तो कुंडली को घूमते हुए ही देखना है और वही ही हमको चाहिए, तभी हम तो विक्षेप निकाल पाएंगे यहाँ पर, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हमेशा घुमाने के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि यह जो है धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होनी चाहिए। तो हर कंडीशन में तो यह ऐसे नहीं हो पाएगी, ये तो ऐसे घूमते घूमते यह ऐसे आएगी। तो यहाँ पर लेकिन तो कोई बल नहीं लग रहा है, तो ऐसी ही कंडीशन हमेशा रहे उसके लिए यहाँ पर इस चुंबक को इस तरह से बनाया जाता है। अभी तो यह चुंबक के ध्रुवखंड, इस स्थायी नाल चुंबक के ध्रुवखंड आप देख रहे हैं इस तरह से है, लेकिन वैसा यह यहाँ पर यह कुंडली जो है हमेशा ऐसे समांतर कंडीशन में रहे, यानी इसमें टाउ लगते रहे। तो हम उस कंडीशन में हम यानी बल आघूर्ण का मान लगते रहे, उस कंडीशन को लाने के लिए इस चुंबक को ऐसा है उसको अवतल बेलनाकार रूप में इस प्रकार से इसको काटा जाता है। ऐसा सेटअप होता है यहाँ पर, यह अवतल बेलनाकार रूप में। ठीक है, ओके। तब जब हम यहाँ पर जैसे टॉप से देखने पर ऐसा दिख रहा है बताए ना हम, तो वही ये इस प्रकार से। तो जब वैसा किया जाता है अवतल बेलनाकार रूप में लटका हुआ रहता है, तो यह जब ऐसा आता है तब भी मतलब ऐसा आ रहा है, मतलब हम टॉप से ये देख रहे हैं, मतलब हमको ये दिख रहा है। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर चुंबक, यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही आएगी। ऐसा इसमें इस वजह से होता है, अवतल बेलनाकार रूप में यह कटा हुआ रहता है। इस कारण से मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह इस चुंबक के अवतल बेलनाकार रूप में होने के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वह त्रिज्यी हो जाता है। और त्रिज्यी होने के कारण ही यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आती है, देखिए यहाँ पर हम टॉप से देख रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आती है यहाँ पर वह जो है वह कैसी हो जाती है। मान लो यहाँ पर ये कुंडली है इस प्रकार से, ये है ये वाले पोर्शन में ये, तो हम यहाँ से कुंडली को यहाँ से देख रहे हैं, तो ये इधर से मान लो इस पर बल लग रहा है, देखिए घूमते घूमते। तो यहाँ पर
जब यहाँ पर जब बल लगेगा तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, इस कंडीशन में, फिलहाल अभी ये इस कंडीशन में, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बल लगेगा, ये इस दिशा में। ओके, तो ये मतलब यहाँ पर भी बल आघूर्ण लगेगा। कभी यह जो है मान लो इस कंडीशन में आ जाती तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये बल लग रही है। जब कुछ समय में इस कंडीशन में आ जाती है घूमते घूमते, तब भी यहाँ पर बल लग रही है। मतलब हर हमेशा जो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, कुंडली ऐसे घूमती है, मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वह भी इस कुंडली के तल के इस तरह से आ जाएंगे, उसी की ही डायरेक्शन में। मतलब हमको वहाँ पर थीटा की वैल्यू उस कंडीशन में 90 डिग्री मिलेगी। मतलब हम देखे थे ऐसा था, तब यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा थी, यानी कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर था, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा और इसकी ये जो थी एरिया वेक्टर है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। वही कंडीशन हमको यहाँ पर मिलती है। कुंडली जब घूम रही है इस प्रकार से, तब भी हमको यहाँ पर देखिए इस ऐसे घूम रही है, तो इस तरह से हमको यही वाले ही पोजीशन हमको मिलती है, और वहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आती है। जैसे कुंडली घूमती है उसी के अकॉर्डिंग ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वैसे ही उसी के उस तल के समानांतर आती है। यानी हर कंडीशन में कुंडली इस अवतल बेलनाकार कटे हुए होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यी हो जाता है, और हमेशा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे ये टर्न होती है वैसे उसी हिसाब से वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके समानांतर हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से हम देखे हैं अभी, ये यहाँ पर ये कुंडली है, यह क्रोड है, और यह अवतल बेलनाकार रूप में कटा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यह टर्न होती है वैसे वह इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समानांतर कुंडली का तल होता है। यही इसका प्रिंसिपल है, यही कॉन्सेप्ट है ये। तो और इस टाउ के कारण ही यहाँ पर बल आघूर्ण लगता है और यह कुंडली घूम पाती है, और अधिकतम बल आघूर्ण टाउ = NIAB के रूप में लगता है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, यह कुंडली यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होनी चाहिए, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा और ये जो तल का कुंडली के तल का जो एरिया वेक्टर है, सदिश क्षेत्रफल है, वहाँ पर उनकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। और यह हर एक कंडीशन मतलब घूमती है तब भी वैसे ही समानांतर होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी हमको यहाँ पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। मतलब जब आपको चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत अगर पूछा जाता है पर्टिकुलर, तो आप इस तरह से लिखेंगे, टाउ का मान बताएंगे, टाउ = NIAB sin थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, तो टाउ = NIAB sin 90 यानी 1, यानी हमको यह बल आघूर्ण का अधिकतम मान मिल जाएगा। यहाँ n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है। आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझना है, तभी आपको समझ में आएगा, और समझ नहीं आता तो फिर से आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं। प्रवाहित धारा है ये। ओके, ए कुंडली का क्षेत्रफल, और बी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कह सकते हैं आप इसको, और थीटा जो है अभी हमने देखा कुंडली के तल पर सदिश क्षेत्रफल यानी अभिलंब कह सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। क्लियर?
और आपको इस डायग्राम को बनाना है। देखिए मैंने जो अभी बताया, यहाँ पर एक बल इधर लगेगा, दूसरा बल इधर लगेगा और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पर हैं कुंडली के तल के समानांतर। क्रोड, ये स्थायी नाल चुंबक है, यह कुंडली है। ऊपर से हम कुंडली को यहाँ से देख रहे हैं, आयताकार फॉर्म में दिखता है वो। और जब इस फॉर्म में है तो यहाँ पर इस तरह से इस दिशा में बल लग जाएगी, है ना, इधर और इधर। वैसे ही आपको इस डायग्राम को यहाँ पर बताना है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि जब यह कुंडली घूमती है तो कुंडली के घूमने के कारण उस पर विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है, तो वहाँ फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाते हैं और यही ऐंठन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ओके, तो ये जो यहाँ पर जो फास्फर ब्रांच की पत्ती घूमती है, तो यानी कुंडली के घूमने के कारण जो फास्फर ब्रांच की पत्ती यानी निलंबन तार में जो ऐंठन उत्पन्न होता है, वही जो है वहाँ पर ऐंठन बल आघूर्ण के रूप में होता है। और यह ऐंठन बल आघूर्ण कुंडली जो घूम रही है उसका विरोध करती है। ओके, आप देखिए यहाँ पर यह कुंडली घूम रही है तो घूमते घूमते ये जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है वह भी घूमने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये भी इसके घूमने के कारण इसमें ऐंठन उत्पन्न होगा। तो वह जो ऐंठन है वह ऐंठन बल आघूर्ण कहलाता है। ओके, और यही ऐंठन बल आघूर्ण जो है वह इस कुंडली के घूमने का विरोध करती है। ठीक है, जब यह, और चूंकि कुंडली में कौन सा बल आघूर्ण लग रहा है, टाउ इक्वल्स टू NIAB यानी विक्षेपक बल आघूर्ण लग रहा है, तो ऐसा होता है कि यह संतुलन की अवस्था में आकर यह दोनों रुक जाते हैं। और कब रुकेंगे, जब संतुलन की अवस्था कब होगी, जब विक्षेपक बल आघूर्ण और कुंडली के विक्षेपक बल आघूर्ण और इस फास्फर ब्रांच यानी निलंबन तार के ऐंठन बल आघूर्ण का मान बराबर होगा, तो यह कुंडली जो है रुक जाती है और इस प्रकार यह साम्यावस्था या संतुलन अवस्था होती है उसकी। आघूर्ण का मान कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जब इस ऐंठन बल आघूर्ण का मान कुंडली के विक्षेपक बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है निलंबन तार, उसमें उत्पन्न ऐंठन यानी कि उसके कारण कुंडली में जो विक्षेप होता है उसे हम फाई ले लेते हैं। क्लियर, तो उस कंडीशन में इस ऐंठन बल आघूर्ण का मान क्या होगा, K इंटू फाई। क्लियर, ऐंठन बल आघूर्ण का मान कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर, सपोज मान लो हम इसको C से दर्शा देते हैं, तो C इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई। तो इस चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक ले लेते हैं, तो ऐंठन बल आघूर्ण C इक्वल्स टू K इंटू फाई। K यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं। K यहाँ पर एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बल आघूर्ण, और इसी को ऐंठन दृढ़ता भी कहा जाता है। ओके, यानी यह एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बल आघूर्ण भी है और ऐंठन दृढ़ता भी है। क्लियर, अब हम जो संतुलन की अवस्था की बात बोले ना, उस संतुलन की अवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्षेपक बल आघूर्ण किसका, कुंडली का, बराबर होगा निलंबन तार में जो ऐंठन उत्पन्न हो रहा है उसका ऐंठन बल आघूर्ण। ओके, तो हम इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। हम इन सारी मान को जानते हैं। विक्षेपक बल आघूर्ण यानी मैक्सिमम वैल्यू NIAB
कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर वाले कंडीशन यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला कंडीशन। एटन बल आघूर्ण हम अभी निकाले हैं K इंटू फाई। क्लियर। यहाँ से हमको धारा का मान निकालना है तो वो फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो I इक्वल्स टू, देखिए अरेंज कर लीजिए आप, K इंटू फाई अपॉन ये सारा नीचे आ जाएगा NaB। यहाँ पर देखिए K भी एक नियतांक है, N फेरों की संख्या है, A कुंडली का क्षेत्रफल है, यह B चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। यानी ये जो है वह एक नियत राशि है, मतलब इसको हम एक नियतांक के रूप में दर्शा सकते हैं और उसको G से दर्शा देते हैं। तो वह G जो है यहाँ पर G इक्वल्स टू K अपॉन NaB, और इसे एक नियतांक कहा जाता है और यही नियतांक धारा मापी से संबंधित है। ये सारी चीज़ें है ना, धारा मापी के कुंडली में फेरों का क्षेत्रफल है, फेरों की संख्या है, क्षेत्रफल है उसका कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, धारा मापी का नियतांक कहा जाता है। ओके, तो हम वहाँ पर इतनी की जगह में G लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू फाई। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, तो हम यहाँ पर इसी को कहते हैं चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। किसी भी प्रकार का चल कुंडली धारा मापी हो उनका सिद्धांत यही है। ओके, तो मैं जो यहाँ पर लिखी हूँ उसको शब्दों में हम इस प्रकार लिख लेते हैं कि चल कुंडली में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर चल कुंडली धारा मापी के सिद्धांत क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहाँ से लिखेंगे, ये मैं एक बार फिर से, आप यहाँ से स्टार्ट करके यही निलंबित कुंडली धारा मापी का भी सिद्धांत है। और चूँकि निलंबित कुंडली और धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी, वेस्टर्न धारा मापी दोनों चल कुंडली धारा मापी के ही प्रकार हैं, इसलिए दोनों का सिद्धांत यही होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और यहाँ तक ये सारी बातें लिखकर आप यहाँ तक पहुँचेंगे। क्लियर। अब आते हैं जैसे इसकी क्रियाविधि के बारे में आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि स्प्रेड तलदर्शिका की सहायता से उसकी जो पेज रहते हैं बैक साइड में, उनको आधार के क्षैतिज, उनके आधार को क्षैतिज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से कुंडली का तल पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर हो जाता है। ओके, अब जिससे कुंडली ऊर्ध्वाधर होने के कारण कुंडली चुंबक के ध्रुवों के बीच में बिना क्रोड को स्पर्श किए स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। क्लियर। अब हम लैंप पैमाना जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर समतल दर्पण है, वहाँ पर यह लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा फास्फर ब्रांच की पत्ती से जुड़े समतल दर्पण
इसको हम नाम दे देते हैं M। इस पर हम प्रकाश डालते हैं, यह प्रकाश परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने पर वह परिवर्तित होकर आने वाले प्रकाश को वह पैमाना यहाँ पर लगा रहता है, पैमाने के शून्य चिन्ह को यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं उसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करना है हमको, यहाँ पर प्रकाश डालकर। क्लियर। अब उसके बाद ये जो T1 और T2 हैं, इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर देते हैं, यानी जो भी हम बैटरी कुंजी जो लगाना चाहते हैं वहाँ से कर देते हैं। और जैसे ही इस कुंडली में इनके जरिए से धारा प्रवाहित होती है, कुंडली फिर विक्षेपित हो जाती है, यानी घूर्णन गति चालू कर देती है और विक्षेपित हो जाती है, और कुछ समय के पश्चात बाद में यह संतुलित होकर रुक जाती है। संतुलित होकर रुक रही है मतलब कुंडली का विक्षेपक बल आघूर्ण और इस निलंबन तार का ऐंठन बल आघूर्ण दोनों बराबर हो जाता है, तो अभी संतुलित होकर रुक जाती है। तो कुंडली के साथ में ये दर्पण भी जो है घूमता जाता है, तो पैमाने पर प्रकाश चिन्ह जो है वह भी बदलते जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर प्रकाश किरणें डाल रहे हैं तो वह परावर्तित हो रही है, यहाँ पर दर्पण है तो, और यहाँ पर वह क्या हो जाता है, वह प्रकाश पैमाने पर जो प्रकाश चिन्ह रहते हैं वह भी अपने स्थान बदलते रहती है इस वजह से। और इस तरह से हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देख कर सकते हैं। और आपतित किरण की दिशा यहाँ पर नियत होती है, और सपोज़ मान लो यह जो है दर्पण फाई कोण से मान लो घूमता है, तो परावर्तित किरण यहाँ पर 2 फाई कोण से घूम जाती है। इस वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम विक्षेप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुंडली में बहने वाली धारा पैमाने पर प्रकाश चिन्ह के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये जो प्रकाश चिन्ह है वो वहाँ पर जो भी विस्थापन होगा उसके भी बहने वाली धारा इसमें जो प्रकाश चिन्ह है उनके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। और या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि कुंडली में बहने वाली धारा कुंडली में जो फाई आया है कुंडली में विक्षेप उसके अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर। और यह जो निलंबित चल कुंडली धारा मापी है वह बहुत ही सुग्राही होता है, और हम इसकी मदद से 10⁻⁻⁶ एम्पियर की कोटि की धारा को माप सकते हैं। 10⁻⁻6 एम्पियर का जो रेंज वाली धारा है उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ दोष भी थे। वह क्या था कि इस धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती थी। ठीक, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं था ले जाना। और दूसरा ये था कि फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है उससे कुंडली को लटकाया जाता था, तो ये पत्ती जो है चूँकि बहुत सॉफ्ट होती है तो ये जो है टूट जाती है, तो वो भी डर रहता था ले जाने में। और इसको एक्सपेरिमेंट करने के पहले इसको सेट भी करना पड़ता था, तो सेट करने में भी समय बर्बाद होता था। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए फिर वेस्टर्न धारामापी या किलकित कुंडली धारामापी बनाया गया, और वो इस प्रकार से रहता है। ये है किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। ठीक है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है। किसका? निलंबित कुंडली धारामापी का। ठीक है, ये जो है प्रैक्टिकल जो हम करते हैं लैब में यूज़ करते हैं वह कौन है? किलकित कुंडली धारामापी यानी वेस्टर्न धारामापी है। इसको हमको एक्सपेरिमेंट करने के पहले इसको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हम